क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सी है? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये कम से कम 3500 साल पुरानी है, कुछ कहते हैं कि ये 4 से 5000 साल पुरानी है, कुछ तो इसे उससे भी ज्यादा पुराना मानते हैं। फॉर कंटेक्स्ट, 500 साल पहले इंडिया पर मुगल्स रूल करते थे। 1300 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ। ऑलमोस्ट 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई। ऑलमोस्ट 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और ये जिस टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं ये इससे भी बहुत ज्यादा पुरानी है। ये बुक है ऋग्वेदा, जिसकी की डेटिंग कुछ फॉरेन स्कॉलर्स बताते हैं 1500 BC, जो कि होता है 3500 साल पहले। लेकिन कुछ नई रिसर्च के हिसाब से ये एटलीस्ट 4000 साल पुरानी होगी। तो हमें अपने कल्चर और हिस्ट्री पर गर्व होना चाहिए, राइट? लेकिन क्या ये हमारा कल्चर है भी? क्या संस्कृत हमारी लैंग्वेज है? क्या ऋग्वेदा को इंडियंस ने लिखा था? आंसर है नहीं। फॉरेन हिस्टोरियंस और इंडिया के भी कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ऋग्वेदा और संस्कृत को सेंट्रल एशिया से कुछ लोग इंडिया में लाए थे और आज जो भी हम हैं इनकी वजह से हैं। इन्होंने ही हमको हमारी लैंग्वेज दी, चैरियट्स दिए, हमें हमारा रिलीजन दिया जो कि है हिंदुइज्म। यस, अगर हम इनकी बात माने तो हिंदुइज्म भी कुछ ऐसे लोगों ने इंडिया में लाया जो कि फॉरेनर्स थे और हम ही उनकी औलादे हैं। A brand new group entered India. They called themselves the Arya. The first time we hear of Sanskrit is not in India. Incoming Aryans were a relatively powerful and aggressive group. A common custom among Aryan men was to take many wives. तो 16th सेंचुरी में इंडिया में कुछ यूरोपियन विजिटर्स आते हैं और वो यहाँ देखते हैं संस्कृत को और वो लोग ये नोटिस करते हैं कि यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि फ्रेंच, लैटिन, जर्मन कुछ मिलती है संस्कृत से। और इससे वो ये क्लेम करते हैं कि यूरोप और इंडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस एक फैमिली को बिलोंग करती हैं, जिसे कि स्कॉलर्स नाम देते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। और वो ये भी क्लेम करते हैं कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो भी सिमिलरिटीज है उसका एक ही रीजन हो सकता है कि इन लैंग्वेजेस का कोई एक सोर्स है, इन लैंग्वेजेस की कोई एक माँ है जो कि एक पुरानी लैंग्वेज है, जिसे कि वो नाम देते हैं प्रोटो इंडो यूरोपियन। तो अभी एक डिबेट शुरू हो जाता है कि ये प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहाँ बोली जाती थी और इसके ब्रांचेस जो कि है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस वो कहाँ से होकर अपनी कंट्रीज में कब और कैसे पहुंचे। तो ये जो भी ओरिजिन होगा प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का, यानी कि ये जहाँ बोली जाती होगी, इसे साइंटिस्ट नाम देते हैं होमलैंड। और उस वक्त स्कॉलर्स ये अज्यूम कर लेते हैं कि होमलैंड सेंट्रल एशिया या फिर वेस्ट एशिया जो कि ईरान, इराक या यूक्रेन साइड है वहाँ ही होगा। उस टाइम पर कुछ यूरोपियन हिस्टोरियंस जैसे कि फ्रेडरिक स्केगल का ये कहना था कि इंडिया भी एक पॉसिबल होमलैंड हो सकता है जहाँ की प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोली जाती होगी और फिर बाद में वो ईरान, इराक होकर यूरोपियन कंट्रीज में पहुंची होगी। लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो अज्यूम कर लेते हैं कि इंडियंस को तो कुछ आता ही नहीं होगा। वो लोग ये मानते हैं कि हमको हमारी लैंग्वेज, कल्चर, हिंदुइज्म यूरोपियंस ने दिया। फिर 17th सेंचुरी में आते हैं मैक्स म्यूलर जो कि संस्कृत से बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं। वो अपनी बुक इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में लिखते हैं कि यहाँ के लोग दुनिया की सबसे वंडरफुल लैंग्वेज के क्रिएटर्स है, इनकी रिलीजन बहुत नेचुरल है, ये फिलोसॉफी और लॉस के इन्वेंटर्स है और यही ओरिजिन होता है आर्यन टर्म का। जैसे कि मैक्स म्यूलर ये कहते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो कि होमलैंड सेंट्रल एशिया या साउथ रशिया से होकर इंडिया आए। बेसिकली ये एक आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को प्रपोज करते हैं जिसका कि सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि बहुत साल पहले इंडिया में इंडिया के ओरिजिनल लोग रहते थे। ये लोग उतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, सिविलाइज नहीं थे, लेकिन उस वक्त जो होमलैंड से लोग आए उन्होंने यहाँ पर संस्कृत लाई और वेद भी लाए और उस टाइम पर यहाँ पे जो अनसिविलाइज लोग रह रहे थे उनको सिविलाइज किया। और इस आर्यन माइग्रेशन की डेट वो कुछ कैलकुलेशंस करके बताते हैं 1500 BC। लेकिन फिर 1850 से 1920 तक अभी के पाकिस्तान के हड़प्पा में एएसआई को कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और जब वो इसे एक्सकेवेट करते हैं उन्हें पता लगता है कि ये तो कोई पुराना शहर है। एएसआई को उस रीजन में सिटीज तो मिलती है लेकिन ये कोई ऐसी वैसी सिटी नहीं होती। उस टाइम के हिसाब से ये बहुत एडवांस सिटी थी। यहाँ पर सारे घर बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे जैसे कि आज होते हैं और उन ब्रिक्स का रेशो 4:2:1 का था। इनकी सिटी में सड़कें थी, कवर्ड सीवेज सिस्टम था जो कि आज भी हमें कई जगहों पर देखने को नहीं मिलता। उनके पास एक लैंग्वेज भी थी, एक वेट सिस्टम था जिससे कि वो वेट मेजर करते थे और भी बहुत सी बातें थी। और इसी सिविलाइजेशन को कहा जाता है हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जब पता किया जाता है कि ये साइट कितनी पुरानी होगी, ये पता लगता है कि ये सिविलाइजेशन 2500 BC में अपने पीक पर थी और इसका ओरिजिन तो इससे भी ज्यादा पुराना था। तो जो डेट यूरोपियंस प्रपोज कर रहे थे कि आर्यंस आए होंगे, इंडिया को संस्कृत दी होगी, वेद दिए होंगे, सिविलाइज किया होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो उससे भी ज्यादा पुरानी थी। और यूरोपियंस को ये भी पता लगता है कि इंडियंस तो आर्यन माइग्रेशन के पहले भी बहुत ज्यादा एडवांस थे। तो फिर क्या, एक नई थ्योरी बनाई जाती है कि आर्यंस ने इंडिया पर अटैक किया। और हाँ, यहाँ इंडियन से उनका मतलब था इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। और आर्यंस यानी कि संस्कृत बोलने वाले लोग जो कि बाहर से इंडिया पर आए थे और उन्होंने अपनी लैंग्वेज यहाँ पर जबरदस्ती थोपी, जबरदस्ती यहाँ के लोगों के साथ शादी की, यहाँ पर घोड़े लाए और चैरियट्स लाए और हिंदुइज्म की शुरुआत की। और इसी थ्योरी से ये भी बताया जाता है कि इस देश के सारे हिंदुओं के एंसेस्टर्स इन्वेडर्स थे और हम इन्वेडर्स की औलादे हैं।
हम इस देश के ओरिजिनल लोग नहीं है, वी वर इन्वेडर्स जस्ट लाइक मुगल्स। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए मॉन्टमायर व्हीलर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो कुछ बरीड स्केलेटन्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और कहते हैं कि आईवीसी के लोगों को या इंडियंस को आर्यंस ने बहुत बुरी तरीके से मारा और ये स्केलेटन्स उनके ही है और इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड भी हुआ। मॉन्टमायर व्हीलर की स्टडी को उस वक्त बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। इस चीज के एविडेंस दिए जाते हैं कि वो स्केलेटन्स किसी मैसेकर के नहीं थे। 1964 में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज एफ डालास फिर से स्टडी करते हैं और वो ये देखते हैं कि सारे 37 स्केलेटन्स अलग अलग टाइम से हैं और उन पर जो कट के मार्क्स हैं वो उनके डेथ के पहले ही हील हो चुके थे और आर्कियोलॉजिस्ट को उस वक्त किसी भी वॉर या मैसेकर के सबूत नहीं मिलते और यही एंड होता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी का। उस वक्त ऑलमोस्ट सारे ही हिस्टोरियंस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद भी ये थ्योरी कंटिन्यू रहती है कि इंडिया में आर्यंस आए और उन्होंने ही यहाँ पर संस्कृत लाई और ऋग्वेद भी साथ में लाया। इसे हम कहते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, यानी कि कुछ लोग बाहर से आए लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई मैसेकर नहीं किया, इन्वेजन नहीं किया, पर ऐसा कुछ जादू किया कि यहाँ के सारे लोग उनके कल्चर और लैंग्वेज को सीख गए और वही कल्चर अब तक चला आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है कि ऐसा ही कोई बाहर से आता है और पूरी कंट्री उनके कल्चर को फॉलो करने लग जाती है विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। तो इन सब चीजों में इस थ्योरी के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है ऋग्वेद और घोड़ा यानी कि हॉर्स। जैसे कि मैंने बताया ऋग्वेद ओल्डेस्ट बुक है और वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। और जैसे कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बताती है कि कुछ लोग जिन्हें की आर्यंस कहते हैं वो इंडिया में संस्कृत को लेकर आए और उन्हीं लोगों ने ऋग्वेद भी लिखा और ऋग्वेद में इंडिया के बहुत सारे रेफरेंसेस है। इसका मतलब है कि वो इंडिया में ही कंपोजिट किया गया था, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इस पर भी डिबेट करते हैं। अब आते हैं ऋग्वेद की डेट पर कि इसको कब कंपोजिट किया गया होगा और यही चीज है जिस पर की पूरी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बनी पड़ी है। तो संस्कृत एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है जिसकी की डेटिंग ऋग्वेदा से की जाती है क्योंकि ऋग्वेद ही ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर है। लेकिन 1907 में एक डिस्कवरी होती है टर्की में जहाँ की 2 क्ले टैबलेट्स मिलते हैं। पहला एक हॉर्स ट्रेनिंग मैनुअल जहाँ पर ये लिखा गया है कि एक घोड़े को कैसे ट्रेन किया जाता था, जो कि उस वक्त के मितानी किंगडम का था, और दूसरे में मितानी और हिट्टी जो कि अगेन टर्की में ही 2 नेबरिंग किंगडम्स थे, उनकी एक पीस ट्रीटी के टैबलेट्स मिलते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हॉर्स ट्रेनिंग मैनुअल में कुछ संस्कृत वर्ड्स यूज किए जाते हैं और पीस ट्रीटी में ऋग्वेदिक गॉड्स जैसे कि इंद्र, अग्नि और मित्र को मेंशन किया जाता है और ये दोनों ही टैबलेट्स 1200 बीसी से लेकर 1400 बीसी के बीच के होते हैं। तो इस डिस्कवरी के बाद जैसे कि हिस्टोरियंस मानते थे कि सेंट्रल एशिया से कुछ लोग इंडिया आए होंगे और हमें संस्कृत दी होगी, वो हिस्टोरियंस अब ये कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से ये लोग या आर्यंस जाते हैं टर्की में और वहां पे वो सेटअप करते हैं मितानी किंगडम को, जो कि लगभग होगा 1600 बीसी में अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। फिर वो आर्यंस यहाँ से ईरान होकर जाते हैं इंडिया और संस्कृत को लाते हैं इंडिया में। तो अभी हमें एक डेट मिलती है कि आर्यंस इंडिया में कब आए होंगे, जो कि मितानी किंगडम में मिले हुए एविडेंसेस के हिसाब से 1600 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक हो सकता है और बहुत से हिस्टोरियंस इसको 1500 बीसी लेकर चलते हैं और इसीलिए ऋग्वेदा भी 1500 बीसी से 1200 बीसी तक कंपोज किया गया होगा ऐसा मानते हैं। और ऋग्वेदा के बारे में और एक इंटरेस्टिंग डिटेल कि ऋग्वेद पहले तो ओरल ट्रेडिशन से चलता था, इवन आज भी चलता है। माइकल विट्जेल जो कि एक यूरोपियन हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद एक हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग टेप है, यानी कि अगर आप 3000 साल भी ऋग्वेद को सुनते तो वो वैसा ही सुनाई देता जैसे कि आज है। इसके बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऋग्वेद को किसी ने एक जगह बैठकर कंपोज नहीं किया। ऋग्वेद को एनालाइज करने पर यह पता चलता है कि ऋग्वेद एक टाइम पर कंपोज नहीं किया गया है, इसमें कुछ सालों बाद एडिशंस किए गए जो कि हमें समझ आते हैं इसकी चेंज होती हुई लैंग्वेज से। फॉर एग्जांपल हर लैंग्वेज में कुछ समय बाद थोड़े चेंजेस आते हैं। हमारे पेरेंट्स उनके टाइम पर जो हिंदी बोलते होंगे वो हिंदी आज से थोड़ी डिफरेंट होगी और यही हम ऋग्वेद में भी देखते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज के पैटर्न्स समय चलते चलते थोड़े चेंज होते हैं। इवन ऋग्वेद में भी कुछ इवेंट्स आते हैं जहाँ की टाइम गैप आता है, जनरेशन चेंज होती है, लोगों के कल्चर भी चेंज होते हैं और ये पता लगाना कि ऋग्वेदा को कंपोज करना कब स्टार्ट हुआ और ये कब खत्म हुआ, ये एक डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि ये टाइम कुछ सेंचुरी से लेकर हजारों सालों तक भी हो सकता है। लेकिन फॉरेन हिस्टोरियंस ने अपनी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी में ऋग्वेदा को फिट बिठाने के लिए ये कहा कि जब आर्यंस इंडिया में आए होंगे तब या उसके पहले ही ऋग्वेदा को कंपोज करने का काम शुरू हो गया होगा, जो कि डेट थी 1500 बीसी और हिस्टोरियंस ने ऋग्वेदा को डेट दी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। अब ये कितना सही है इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी आते हैं घोड़े पर। तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी ये कहती है कि आर्यंस के इंडिया आने से पहले इंडिया में घोड़े ही नहीं थे, वॉर चैरियट्स या रथ नहीं थे और स्पोक वाले व्हील भी नहीं थे, ऐसे फील्ड वाले सॉलिड व्हील्स थे, जो कि बड़ी ही वियर्ड बात है क्योंकि हमारे दोनों ही एपिक्स में चैरियट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रामायण और महाभारत। तो अभी अगर आर्यंस के आने के पहले हमारे पास घोड़े नहीं थे तो चैरियट्स भी नहीं होंगे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन
माइग्रेशन के अगर हम कुछ आर्टिफैक्ट्स देखें तो वहाँ हमें कैटल कार्ड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें भी सॉलिड व्हील्स है, यानी कि स्पोक वाले व्हील्स नहीं है। अब कैटल कार्ड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं एक वॉर चैरियट से। ये काम आते हैं सामान ट्रांसफर करने के लिए, इसीलिए ये एक वॉर चैरियट से बड़े भी होते हैं। अब ये हॉर्स वाला पॉइंट इसीलिए आता है क्योंकि 1500 BC के पहले इंडिया में हमें हॉर्स के बरीड स्केलेटन्स नहीं मिलते, और ऋग्वेद भी हॉर्सेस, स्पोक व्हील्स और वॉर चैरियट्स को मेंशन करता है, जो कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को फेवर करता है। और अगर आर्यन माइग्रेशन को प्रूव करना है, ये प्रूव करना जरूरी है कि ऋग्वेदा के पहले इंडिया यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो चीजें थी जो कि ऋग्वेदा में मेंशन है, जैसे कि हॉर्सेस, वॉर चैरियट्स और वॉर। तो अब आते हैं 2000s पर। ये वो टाइम था जहाँ की जेनेटिक साइंस बहुत आगे बढ़ गया था। अब हम किसी भी पुराने स्केलेटन की जेनेटिक स्टडी करके ये बता सकते थे कि इसकी एंसेस्ट्री क्या होगी, यानी कि आपका डीएनए स्टडी करके ये बताया जा सकता है कि आपके एंसेस्टर्स कौन थे, कहाँ से आए थे, किस ग्रुप को बिलोंग करते थे। तो इंडिया पर भी ये स्टडी की जाती है कि इंडिया के एंसेस्टर्स कौन थे, क्या हम इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं या हम भी बाहर से आए आर्यंस हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो कि हिस्टोरियंस मानते हैं कि सारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की माँ थी, वो जहाँ बोली जाती थी उसे होमलैंड कहते हैं, और ये होमलैंड बताया जाता है साउथ रशिया या यूक्रेन साइड। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे, हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो नोमैडिक थे, यानी कि ये लोग सेटल्ड नहीं थे। ये अपने कैटल्स और हॉर्सेस को साथ में लेकर घूमते थे, और इन लोगों को यामनाया लोग कहा जाता है। तो अराउंड 3000 BC में ये लोग अलग अलग जगह स्प्रेड हो जाते हैं। वहाँ से कुछ लोग आते हैं इंडिया, जिन्हें स्कॉलर्स आर्यंस कहते हैं। ये डेट अगेन ऋग्वेदा के हिसाब से 1500 BC की बताई जाती है। अब अगर हम जेनेटिक डेटा देखें तो यामनाया के डिसेंडेंट्स में, जिन्हें की स्टेप्स लोग कहा जाता है, उनमें हमें R1A1 डीएनए देखने को मिलता है, जो कि एक Y क्रोमोसोमल डीएनए है। तो डीएनए के 3 टाइप्स होते हैं। एक फादर से बस सन में आता है, जिसे कि Y क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि मदर से दोनों ही सन और डॉटर में आता है। और तीसरा है ऑटोसोमल डीएनए। तो जैसे कि R1A1 एक Y क्रोमोसोमल डीएनए है, ये हमें बस मेल्स में ही मिलेगा। और जब इंडिया में जेनेटिक स्टडी की जाती है तो हमें ये पता लगता है कि इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन में R1A1 जीन है, जो कि ये प्रूव करता है कि स्टेप्स के लोग कभी न कभी तो इंडिया में आए ही होंगे। अगेन ये चीज ये नहीं बताती कि वो लोग इंडिया कब आए और क्या क्या लेकर आए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर हिस्टोरियंस इससे भी यही अज्यूम कर लेते हैं कि R1A1 इंडिया में आर्यन माइग्रेशन के टाइम पर ही आया होगा। तो अभी हमने पूरा आर्यन माइग्रेशन या इन्वेजन का बेस जान लिया है, जहाँ की बहुत सी बातें अजम्पशंस पर बेस है, और ये पूरी थ्योरी एक कार्ड्स के टावर की तरह है। अगर एक भी चीज इधर उधर होती है तो पूरी की पूरी थ्योरी ही गिर जाएगी। अगर हमें ये पता लगता है कि संस्कृत इंडिया में आर्यन माइग्रेशन के पहले बोली जाती थी तो थ्योरी गलत। अगर हमें ये पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग संस्कृत बोलते थे तो थ्योरी गलत। अगर हमें ये पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वैदिक थे या हिंदू गॉड्स की पूजा करते थे तो थ्योरी गलत। अगर हमें ये पता लगता है कि इंडिया में आर्यंस के आने के पहले हॉर्सेस या चैरियट्स मिलते हैं तो थ्योरी गलत। तो अभी आते हैं रियलिटी पर, और कैसे हम इस थ्योरी को क्वेश्चन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ में। तो ऋग्वेद को 1500 BC के आसपास डेट करने का एक और रीजन है, जो कि है मेटल। तो ऋग्वेद में हमें कॉपर के रेफरेंसेस मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि ऋग्वेदा जब भी कंपोज किया गया उस वक्त कॉपर था, लेकिन आयरन नहीं था, क्योंकि कॉपर की डिस्कवरी के बाद ही आयरन की डिस्कवरी हुई। और अगर हम हिस्टोरियंस की माने तो इंडिया में कॉपर एज की शुरुआत लगभग 3000 BC में हुई, और अगर आयरन एज की बात करें तो वो 1300 से लेकर 1000 BC तक हुई। लेकिन कुछ नई रिसर्च के हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट को इस टाइम के पहले भी आयरन मिला है। मल्हार उत्तर प्रदेश में कुछ एक्सकैवेशंस के टाइम पर वहां पर बहुत सारे आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे कि एरोहेड, नाइफ और बैंगल्स। और इसके अलावा एक आयरन की पूरी भट्टी मिली है जहाँ की आयरन प्रोड्यूस किया जाता था, जिसे कि डेट करने पर यह पता लगा कि यह 1800 BC के आसपास का है। इसके अलावा भी पीएम पाली तमिलनाडु में 1900 BC के आसपास के आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले। तो ये भी ऋग्वेदा की डेट को जस्टिफाई नहीं करता। अगर ऋग्वेदा आयरन एज के पहले का है और इंडिया में आयरन लगभग 1500 BC के अराउंड मिलता है, इसका मतलब यह है कि ऋग्वेदा 1500 BC से पुराना होना चाहिए। और अगर आप ये भी याद रखें कि ऋग्वेदा को एक साथ नहीं लिखा गया, इसे कई सालों से कंपोज किया जाता था, तो अगर ये 1500 BC में कंप्लीट हुआ होगा तो इसकी शुरुआत इससे भी पहले होनी चाहिए, जो कि अगेन आर्यन माइग्रेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो ऋग्वेदा में सबसे बड़ा एविडेंस जो कि ये प्रूव करता है कि वो बहुत पुराना है, वो है इसमें मेंशन की गई रिवर सरस्वती। ऋग्वेदा में लिखा है कि सरस्वती रिवर एक बहुत सीक्रेट रिवर है, जिसे कि रिवर की मदर कहा जाता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिवर कहा जाता था, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि ऋग्वेदा जब भी कंपोजिट किया गया होगा सरस्वती बहुत बड़ी नदी रही होगी, क्योंकि तभी लोग उसकी पूजा करेंगे, राइट। ऐसे ही किसी छोटी नदी की पूजा तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये नदी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, सरस्वती रिवर अभी पूरी तरह सूख चुकी है और साइंटिस्ट के हिसाब से ये 2000 BC के पहले ही पूरी
तरह सूख चुकी थी, जिसका मतलब अगेन ये है कि ऋग्वेदा को 2000 BC के पहले कंपोज किया गया होगा और आर्यन माइग्रेशन अगेन फेल हो जाता है। अब आते हैं हॉर्स पर। तो आर्यन माइग्रेशन के हिसाब से इंडिया में हॉर्स और चैरियट्स आर्यंस ने लाए, लेकिन अभी हमें कुछ समय पहले सिनोली के एक्सकेवेशंस में 3 चैरियट्स मिले हैं जो कि वॉर चैरियट्स थे। हाँ, इनके व्हील स्पोक व्हील नहीं थे, लेकिन ये चैरियट्स बहुत ज्यादा एडवांस थे बाकी किसी भी चैरियट्स के उस टाइम पर। यहाँ हमें कॉपर की चैसी मिलती है जिसकी की इंजीनियरिंग को देखकर ये लगता है कि ये आज के टाइम का होगा। इसके व्हील 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर के हैं जहाँ की कॉपर की डिजाइन की गई है। अब ये वॉर चैरियट है तो डेफिनेटली इसे गाय या बैल तो नहीं चलाएंगे, घोड़े ही चलाएंगे। और इस चैरियट की डेटिंग में ये पता लगा है कि ये लगभग 2000 BC के अराउंड का है और ये चैरियट अगेन प्रूव करता है कि उस टाइम पर घोड़े थे। नीरज राय जो कि एक जेनेटिक साइंटिस्ट है, वो कहता है कि इंडिया में हमें घोड़े होने के एविडेंस मिलते हैं 2000 BC के पहले भी। तो हॉर्सेस तो थे उस समय, हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, हॉर्सेस का एविडेंस मिलता है, 2000 BC में मिलता है, 2200 BC मिलता है, 2500 BC मिलता है। और ये चैरियट्स की बेहतरीन इंजीनियरिंग को देखकर ये लगता है कि ये इससे पहले भी कई सालों से यूज में होंगे, जो कि अगेन आर्यन माइग्रेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो ये चैरियट के एक्सकैवेशंस आते आते हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स आर्यन माइग्रेशन की डेट को और थोड़ा चेंज करते हैं। अब ये माना जाता है कि ये माइग्रेशन 2000 BC से लेकर 1500 BC के बीच में हुआ, और अगर ये डेट भी है तो भी ये नहीं प्रूव कर सकते कि ऋग्वेदा और चैरियट को आर्यंस इंडिया में लेकर आए थे, क्योंकि माइग्रेशन एक लंबी प्रोसेस है जो कि हिस्टोरियंस भी खुद बोल रहे हैं कि इसको 500 साल लगे। फिर बात करते हैं स्पोक व्हील्स की। तो स्पोक व्हील्स भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं टॉय कार्ड में, जो कि ये बताता है कि आईवीसी में स्पोक व्हील्स थे। इवन हमें इंडस वैली में कुछ सील्स पर एक आदमी दिखता है जो कि एक योगा के पोज में बैठा है, और बहुत लोग मानते हैं कि ये शायद से महादेव हो सकते हैं। हो सकता है कि इंडस वैली के लोग महादेव की पूजा करते हो। और कुछ दिन पहले ही प्रोजेक्ट शिवोहम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने भी आईवीसी के सील्स पर शिवरात्रि के फोल्कलोर होने की एविडेंसेस दिए। और राखी खरी, जो कि अगेन एक आईवीसी साइट है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि वहाँ पर हवन कुंड होने के सबूत मिले हैं। हालांकि ये एविडेंसेस उतने क्लियर नहीं है, लेकिन आगे चलकर एक्सकवेशंस में हमें और जानकारी मिल सकती है। अब अगर आते हैं जेनेटिक्स पर, तो ये इस थियरी को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि डीएनए के साथ नॉलेज या लैंग्वेज ट्रैवल नहीं करता। भले ही हमें कुछ % एंसेस्ट्री मिले अपने जीन्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमारे कल्चर को अफेक्ट किया होगा, अनटिल एंड अनलेस ये बहुत ज्यादा अब्रप्ट चेंज हो। तो हाँ, हमें R1A1 डीएनए देखने को मिलता है करंट पॉपुलेशन में, जिसे कि आर्यन जीन भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि हमें थोड़ी बहुत एंसेस्ट्री है स्टेप्स के लोगों की। तो क्या इसका मतलब है कि आर्यन माइग्रेशन हुआ है? नहीं, इसका मतलब ये है कि माइग्रेशन तो हुआ है, लेकिन कब हुआ और उन लोगों ने क्या लाया, ये क्वेश्चन है। तो हमें यूरोपियंस और इंडियंस दोनों में ही R1A1 जीन देखने को मिलता है, लेकिन डॉक्टर नीरज राय ये बताते हैं कि इंडियन R1A1 ज्यादा डाइवर्स है यूरोपियन R1A1 से, जिससे कि वो ये कंक्लूड करते हैं कि R1A1 इंडिया में ही ओरिजिन हुआ होगा और फिर बाहर गया होगा। और नीरज राय ने ये डेट भी निकाली कि R1A1 इंडिया में कब ओरिजिनेट हुआ होगा, जिसकी की डेट निकल कर आती है 18,000 साल पहले। तो अगर ऐसा है तो हमें सारे ही इंडियंस में R1A1 देखने को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइम के हो। लेकिन राखी खरी, जो कि एक आईवीसी की साइट है, वहाँ पर हमें R1A1 नहीं मिला और ना ही स्टेप्स की कोई एंसेस्ट्री मिली। अब वहाँ पे R1A1 इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो जिसका डीएनए था वो एक वुमेन थी, और फीमेल्स में वाई क्रोमोसोम नहीं होता, बस मेल्स में ही होता है। इनफैक्ट नीरज राय के हिसाब से स्टेप्स एंसेस्ट्री इंडिया में आना शुरू हुई 800 BC से 600 BC में, जो कि रिपोर्टेड आर्यन माइग्रेशन के बहुत बाद की डेट है। और हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री हमें दिखता है साउथ एशिया में, वो काफ़ी लेट है। 500-600 BC के आसपास जो है, जो मेरा ये 500-600 BC इतना लेट है, 700 BC तक मैक्सिमम। और ये स्टडी भी आर्यन माइग्रेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि यूरोप साइड से कुछ लोग इंडिया आए 2000 BC से 1500 BC में, लेकिन वो लोग क्या लाए और उन्होंने यहाँ पे आने के बाद क्या चेंज किया, ये क्वेश्चन है। हमने देखा कि ऋग्वेद 2000 BC से ओल्ड है, मतलब कि संस्कृत तो इससे भी ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। तो इन्होंने हमें लैंग्वेज नहीं दी, हमारे पास स्पोक व्हील्स और चैरियट्स भी थे, तो इन्होंने हमें घोड़े और चैरियट्स भी नहीं दिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी उस टाइम के हिसाब से, इवन आर्ट के फील्ड में भी इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। अगर ऋग्वेदा इनके आने से पहले था तो हिंदुइज्म भी इन्होंने हमें नहीं दिया। जैसे हम इंडस वैली के टाइम पर थे, अभी भी इंडिया के कई गांव वैसे ही हैं। अभी भी उसी टाइप के बुलक कार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसी टाइप के बर्तन देखने को मिलते हैं, उसी टाइप का फैशन भी देखने को मिलता है। तो इन्होंने हमारे कल्चर को भी चेंज नहीं किया। तो अभी बताओ कि इन लोगों ने 2000 BC से 1500 BC में इंडिया में क्या ही चेंज कर लिया, जो कि अब हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या ये सच में आए भी थे, और ये आए तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ।
अगेन हमारे पास दोनों ही साइड को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने अवेलेबल डेटा के साथ अजम्पशंस किए हम भी कर सकते हैं। अगर हम ये माने कि संस्कृत इंडिया में ओरिजिनेट हुई तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी इंडिया में ओरिजिनेट हुई, जो कि इंडिया को होमलैंड बनाता है सारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का। और इंडिया से किसी समय ये सारा नॉलेज, लैंग्वेज, कल्चर बाहर गया, जो कि टोटली उल्टा है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के। और इस थ्योरी को हम नाम देते हैं आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। अब मैंने सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमको बस यही चाहिए कि संस्कृत और हिंदुइज्म का ओरिजिन इंडिया में हो, हमें ये नहीं बोलना कि पूरे वर्ल्ड को हमने सब कुछ दिया, लैंग्वेज दी, कल्चर दिया। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि संस्कृत इंडिया में ओरिजिनेट हुई तो आप डायरेक्टली आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को प्रपोज करते हो, क्योंकि लैंग्वेजेस में सिमिलरिटीज तो है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये सारी लैंग्वेजेस एक लैंग्वेज से आई है या इन्फ्लुएंस हुई है, और अगर इसका स्टार्ट इंडिया में हुआ है तो वह कभी ना कभी तो इंडिया से बाहर गई होगी, तभी लैटिन, फ्रेंच जैसी लैंग्वेजेस बनी। और जो हमने टर्की में मितानी किंगडम के हॉर्स रिकॉर्ड्स मिले हैं जहाँ की संस्कृत के कुछ वर्ड्स और वैदिक गॉड्स के रेफरेंसेस हैं, इसके बस दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो संस्कृत को लेकर कुछ लोग यहाँ आए या तो यहाँ से कुछ लोग वहाँ गए। दो ही ऑप्शन है बस, या तो AIM या तो OIT। या तो लैंग्वेज ऐसे लोगों ने बनाई जो कि सालों सालों इधर उधर घूमते थे, प्रॉपरली सेटल्ड नहीं थे, उतने एडवांस नहीं थे, या तो लैंग्वेज की शुरुआत एक ऐसी जगह हुई जो कि उस टाइम पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिविलाइजेशन थी, जिनके पास बेहतरीन टैलेंट था, आर्टिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, वॉरियर्स थे, और जिनके पास घर थे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। और ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा आने वाले समय में, और उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा चाहे रिजल्ट जो भी हो। लेकिन तब तक हम बाकियों की थियरीज बस सुन नहीं सकते, वी शुड क्वेश्चन, एंड दैट्स द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस वीडियो।